वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग सीटेड पेपर सेकंड का सामाजिक विज्ञान का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शामिल किया गया है आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट के। तो आइए इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि आपको दो कथन दिए गए हैं और नीचे आपके चार ऑप्शन हैं। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं कौन से गलत हैं, इस तरह के ऑप्शंस में। ठीक है, पहला कथन है हमारा कि सूर्य क्या है, एक तारा है। तो हम सब जानते हैं कि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा होता है, यानी कि एक स्टार होता है आपका सन। और दूसरा कथन क्या कह रहा है कि रात के समय चमकते हुए जो अनगिनत तारे हैं, यानी कि आकाश में जो ढेर सारे तारे दिखते हैं ना, वो सभी जो है सूर्य के समान ही हैं। तो ये बात भी आपकी क्या है, सही है। ठीक है, सारे तारे जो है सूरज के समान है, बस वो हमको छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो सूर्य से भी और ज़्यादा दूरी पर स्थित है। तो हम जानते हैं कि जो चीज़ हमारे पास होती है वो बड़ी दिखती है, जो चीज़ हमारे दूर होती है वो क्या दिखती है, छोटी दिखती है, भले ही उसका जो है वो दोनों एक ही समान हो। ठीक है ना। तो पहला और दूसरा कथन दोनों ही सही है। तो ये किस ऑप्शन में मिल जाता है, तो ये मिल जाता है हमें ऑप्शन नंबर सी में। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए और बी दोनों ही सही है। तो ठीक है ना। तो कथन वाले क्वेश्चन में हमें इसी तरह से ऑप्शन लगाने हैं, जल्दबाजी में इसको गलत नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है। देखिए ये क्या कर रही है, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है यानी कि एक स्थल भाग है, और उसको जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है। तो ये जो है दो स्थल भागों को जोड़ रही है। ठीक है, एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थल संधि। स्थल संधि जो है जो दो आपके स्थलीय भागों को जोड़ती है और जलीय भागों को अलग करती है। इसके अलावा एक आपकी जल संधि होती है। तो जल संधि क्या करती है, जल संधि दो जलीय भागों को जोड़ती है। जब आपके पूछा जाता है, दो महासागरों को दिया जाता है यहाँ पे और बोला जाता है कि इन दो महासागरों को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहेंगे, तब हम बताएंगे जल संधि। लेकिन यहाँ पे दो महाद्वीप दिए गए यानी कि स्थल भाग दिए गए, तो इसको कहेंगे स्थल संधि। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। अब देखिए यहाँ पे भी आपका कथन दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको आप पेपर देने बैठें तो आप ये ध्यान दें कि ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, ए बी सी डी जो लिखे होते हैं, ये आपके कथन होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके कहाँ होते हैं, ऑप्शंस आपके ये नीचे रहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी है, केवल यही पढ़ के आपको यहीं पे ऑप्शन नहीं लगा देना है। ठीक, तो इसीलिए सीटेट जो है कई लोगों का गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है, इनमें से कौन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और प्रकार में परिवर्तन होता है। यानी कि किन किन रीजन्स की वजह से किसी जगह की जो आपका नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति होती है वो घनी होती है, कहीं पे आपकी विरल होती है। ठीक है, और उनके अलग अलग प्रकार होते हैं, किन वजहों से होते हैं, ये आपको बताना है। पहला जो आपका कथन है ये बोल रहा है कि तापमान और नमी की वजह से। जी हाँ, तापमान और नमी की वजह से जो है सघनता का पता चलता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो वहाँ पे क्या होगे, कम पत्तियों वाले जो है विरल पौधे पाए जाएंगे। जहाँ पे आपका ज़्यादा बरसात होगी वहाँ पे ज़्यादा घने जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। दूसरा हमारा अक्षांश और ऊंचाई की बात कर रहा है। तो अक्षांश की बात की जाएगी तो अक्षांश में आपका 0 डिग्री पे दूसरे तरीके के पौधे पाए जाएंगे। ठीक है, और आपके 90 डिग्री जो आपका अक्षांश है यानी कि जो आपके ध्रुव हैं, ध्रुवों पे आपके जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है वहाँ पे दूसरे तरीके के पौधे पाए जाते हैं। तो ये भी आपका डिसाइड करता है अक्षांश भी। इसके अलावा ऊंचाई आप देखते हो, पहाड़ों पे जो है पहाड़ी भागों में भी आपके बड़े बड़े वृक्ष आपको पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ढाल और मिट्टी के परत की मोटाई। ठीक, तो ये भी जो है क्या करती है, वनस्पतियों की सघनता और प्रकार में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। आप देखते हो पहाड़ों पे आपका ढाल होता है और ढाल पर भी जो पौधे होते हैं वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे आपको वृक्ष आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और मिट्टी के परत की जितनी मोटाई होगी उस हिसाब से भी वृक्षों के जो है प्रकार जो है निर्धारित किए जाते हैं। तो ए बी और सी तीनों ही सही था। चौथा देखते हैं, डी वाला। पवन के बहने की दिशा, यानी कि पवन किस तरफ बह रही है, ये डिसाइड करेगा कि कहाँ की वनस्पति ज़्यादा सघन होगी और कहाँ की विरल होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पवन के बहने की दिशा से नहीं डिसाइड होता है ये। बाकी ये ऊपर के जो 3 ऑप्शन थे, ए मतलब कि 3 कथन थे ए बी सी, इनसे डिसाइड होता है। तो हम अब नीचे ऑप्शंस देखेंगे कि किस ऑप्शन में ये मिल रहा है। तो ऑप्शन जो है 3 कथन हमारे सही थे ए बी सी, तो ऑप्शन नंबर सी में है हमारा ए बी और सी। ठीक है ना, तो ये हमारे तीनों कथन जो है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला हमारा है राइन वैली
यानी कि राइन घाटी और वासजेस माउंटेन जो है, वासजेस पर्वत, ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो देखिए घाटी है और ये वासजेस पर्वत है। वासजेस पर्वत के बारे में आप याद रखना कि ये क्या है, आपका ब्लॉक माउंटेन है, यानी कि भ्रंशोस्त पर्वत है। ठीक है ना। अभी नीचे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है तो यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूंगा भ्रंशोस्त पर्वत और ये घाटी किस तरह से बनती है। तो याद रखना राइन घाटी और जो आपके वासजेस पर्वत है ये किसके उदाहरण है? तो ब्लॉक माउंटेन यानी कि भ्रंशोस्त पर्वत के उदाहरण है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक जो है चित्र देखेंगे तो इससे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये जो आपका ये जो ऊपर उठा हुआ, जैसे कि इसमें क्या है कि इसमें कोई पार्ट यहाँ पे ऊपर उठ गया है, ठीक है, या फिर कोई पार्ट क्या करता है, ये नीचे चला जाता है। जब ये नीचे चला जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रिफ्ट यानी कि घाटी बोलते हैं। ये जो ऊपर उठा हुआ भाग रह जाता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हमारा ब्लॉक माउंटेन। ठीक है ना। तो इसी तरह से आपका ब्लॉक माउंटेन बनता है। वो पहले आपका सब बराबर ही रहता है लेकिन बीच में से क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, बाकी साइड साइड वाला उसी तरह से रहता है। तो ये आपका घाटी हो जाता है, ये क्या हो जाता है, आपका ब्लॉक माउंटेन हो जाता है। ओके। तो वासजेत पर्वत और राइन घाटी के बारे में आप याद रखना कि ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन यानी कि भ्रंशोस्त पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान का उदाहरण है? रेगिस्तान का उदाहरण कौन सा है भाई? सुंदरवन, पूर्वी घाट, लद्दाख या फिर सह्याद्री। तो सुंदरवन में आप जानते हो कि वहाँ पे आपके वो आपका क्या है, वहाँ पे पानी है। ठीक है ना। तो वो आपका ये उसका उदाहरण नहीं है रेगिस्तान का। पूर्वी घाट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, ये भी आपका नहीं है। सह्याद्री, सह्याद्री आपके पश्चिमी घाट को कहते हैं, यहाँ पे भी बरसात होती है। ठीक है ना। जो आपका लद्दाख है ना, इसको जो है ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। लद्दाख क्या है, ठंडा रेगिस्तान इसको बोलते हैं। ओके। बाकी थार डेजर्ट आपके भारत में है, राजस्थान में, वो आपका गर्म रेगिस्तान है। लेकिन जो लद्दाख है यहाँ पे भी बरसात बहुत कम होती है। ठीक है, इसलिए लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो ये रेगिस्तान भाग का उदाहरण है आपका लद्दाख। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको दे रखा है, आपके 4 जो है आपके कथन दे रखे हैं यहाँ पे ABCD और इसके नीचे यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ऑप्शंस अभी हम देखेंगे, पहले कथन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है आपको समुद्र के ऊपर तापमान में कम भिन्नता को समझाते हैं? यानी कि समुद्र से संबंधित कुछ आपके कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है इसके तापमान से संबंधित। समुद्री धाराओं की उपस्थिति तापमान को स्थिर बनाए रखती है। यानी कि ये कह रहा है कि समुद्री धाराएं जो आपकी होती हैं, महासागरीय धाराएं, वो तापमान को स्थिर बनाए रखती हैं। देखिए ये स्थिर नहीं बनाती है। जहाँ पे ठंडी धारा बहती है वहाँ की तापमान क्या होता है, ठंडा होता है। जहाँ पे आपका गर्म धारा बहेगी वहाँ पे तापमान आपका क्या होगा, गर्म होता है। ठीक है। तो ये स्थिर तो नहीं बनाए रखती। तो पहला वाला कथन क्या है, हमारा गलत है। दूसरा देखिए, अधिकतर समुद्र ध्रुवों के आसपास पाए जाते हैं। तो ध्रुवों के आसपास आप देखो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे कौन से समुद्र है, कोई भी नहीं। ठीक है, वो क्या है, हमारे बर्फ से हमेशा ढके रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि समुद्र कहाँ पाए जाते हैं, ध्रुवों के पास, गलत है। तीसरा देखते हैं, समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। अगर आपने थियरी पढ़ी होगी तो ये वाला सीधा सीधा कथन मैंने उसमें लिखा हुआ है कि जो समुद्र का पानी है वो धीरे धीरे गर्म होता है। ठीक है ना। और फिर ठंडा भी वो क्या होता है, बहुत देर में, यानी कि बहुत देर में गर्म होता है, बहुत देर में ठंडा होता है। तो देर में गर्म मतलब धीरे धीरे गर्म होता है और देर में ठंडा मतलब धीरे धीरे ठंडा होता है। तो ऑप्शन मतलब कि कथन सी हमारा क्या है, सही है। ए भी हमारा गलत था। उच्च वायुदाब की उपस्थिति तापमान में कम भिन्नता में योगदान देती है। तो ये भी हमारा क्या है, गलत कथन है। केवल हमारा सी वाला कथन क्या है, सही है। अब हम इसमें देख लेते हैं नीचे ऑप्शंस में किस वाले में ऑप्शन सी को सही दिया गया है। तो यहाँ पे भी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए में ए करेक्ट नहीं भाई, बी करेक्ट नहीं भाई, केवल सी करेक्ट है, केवल सी वाला हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं, ए और बी नाम के 2 कथन दिए गए हैं। इससे आपको बताना है कि वायुमंडल की परत आपको पहचाननी है। ठीक है। तो पहला कथन है कि यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यानी कि यहाँ पे बादल नहीं होते और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। तो मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, इसीलिए आपका ये जो परत होती है ये वायुयान के उड़ने के लिए सबसे अच्छी परत होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, बादल नहीं होते। तो हम इससे ही जान गए कि जो वायुयान के लिए सबसे उपयुक्त परत है उसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं।
और हम ये भी जानते हैं कि समताप मंडल में आपका समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ओजोन गैस की परत भी होती है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जो आपका है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर की बात की जा रही है। इंग्लिश वाले इंग्लिश जो है, जो आपके सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसको अपना देखते रहें। ठीक है ना, आसानी से समझ जाएंगे, कोई जो है बहुत कठिन नहीं है इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, आप देखना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे भी आपको ए बी सी जो है तीन प्रकार के आपके तीन कथन दिए गए। इसके आधार पर आपको बताना है कि वनों के प्रकार की पहचान करनी है। ये तीन कथन से आप किस प्रकार के वन की पहचान करते हो, यानी कि जिस तरह से अभी आपने किसकी पहचान की, आपने पहचान की जो है वायुमंडल की परत की, उसी तरह से ये तीन कथन के हिसाब से आपको पहचान करनी है वन की। ठीक है, नीचे आपके ऑप्शंस में वनों के प्रकार दिए गए हैं। पहला है, इन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। तो मानसूनी वन वो होते हैं जो आपके पतझड़ वाले वन होते हैं, यानी कि डिसिडिवस फॉरेस्ट जो होते हैं उनको जो है मानसूनी वन कहा जाता है। पहले ही कथन से आप जो है इसको बता सकते हो कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इन वनों के महत्वपूर्ण पेड़ जो है साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम है। यानी कि जो आपका इधर वाला एरिया है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार वाला एरिया जो है, इन क्षेत्रों में इस तरह के जो है पौधे पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब वाले क्षेत्र जो है ना, यहाँ पे आपके इस तरह के पौधे पाए जाते हैं। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही है, ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो आपके पतझड़ वन होते हैं, यही आपके मानसूनी वन कहे जाते हैं। ठीक है, मानसूनी वन इन्हें कहा जाता है, पतझड़ वनों को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हम देखते हैं, इसमें भी आपके जो है कथन दिए हैं और कथन के हिसाब से आपको ऑप्शंस आपको बताने हैं, सही विकल्प का चयन जो है करना है। तो पहले तो हम तीन कथन को देख लेते हैं, हमारे कौन कौन से कथन है। पहला कथन ए बोलता है कि यदि वायुमंडल में वायु और वायुदाब उपस्थित ना हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो भाई जो वायु तो चाहिए ही, ठीक है ना, वायु चाहिए, वायुदाब भी चाहिए, तो ये होना चाहिए। तो पहला वाला कथन हमारा क्या है, सही है कि अगर वायु नहीं होगा या वायुदाब नहीं होगा तो मनुष्य जीवित नहीं रहेगा। पहला कथन सही है। दूसरा कथन कहता है कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल भी लगाती है, उसी तरह से हमारा जो शरीर है वो भी विपरीत बल लगाता है। तो ये भी हमारा सही है कि जो हमारी बॉडी है उस पर वायुदाब अपना प्रेशर लगाती है और हमारी बॉडी भी जो है सेम जो है उतना ही प्रेशर वायुदाब पर भी लगाती है। ठीक है ना, तो ये भी हमारा क्या है, कथन सही है। तो ए और बी जो है ये क्या है, हमारे दोनों ही कथन क्या है, सही है। ठीक है ना, और इसकी जो है ये व्याख्या भी है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको मिल जाता है कि दोनों कथन ए और बी सही हैं, तथा बी जो है ये ए की सही व्याख्या क्या है, करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वायु तो जरूरी है, वायुदाब भी जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि जो है हमारे शरीर पर वायुदाब लगता है और हमारे शरीर भी विपरीत बल लगाता है उस पर। ठीक, तो दोनों ही कथन सही है और दोनों का जो है आपका सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमारा, यातायात के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को आपको पढ़ना है और सही कथन का चयन करना है। तो यातायात के साधन जो भी आपके होते हैं इनसे संबंधित पहले हम कथन देख लेते हैं। ऑप्शंस आपको नीचे मिल जाएंगे, ए बी सी डी ये कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन हमारा है कि कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला क्या है, सड़क मार्ग। यानी कि हम अगर कम दूरी तक यात्रा करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, सड़क मार्ग का यूज करते हैं। थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो आपको सीधा सीधा ये सेंटेंस लिखा है कि कम दूरी के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सड़क मार्ग का। पहला कथन ऑप्शन मतलब कि कथन नंबर ए क्या है, सही है। दूसरा कथन देखते हैं, अधिक दूरी व भारी सॉरी और बड़े आकार के सामान जो होते हैं उनको ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। तो ये भी कथन सीधा सीधा आपको बताया गया है कि जल मार्ग क्या है, सबसे सस्ता साधन है सामान ढोने के लिए। यानी कि जो आपके भारी भारी जो सामान होते हैं वो आप लोग देखते हैं शिप पर जो है ढोए जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में जो है ले जाए जाते हैं। तीसरा हमारा है, अगम्य और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचने के लिए रेल मार्ग बहुत ही सहायक है। तो रेल मार्ग अगम्य और दुर्गम क्षेत्रों में बनाया ही नहीं जा सकता, रेल मार्ग केवल आपके मैदानी क्षेत्रों में बनाया जा सकता है। तो तीसरा जो कथन है ये हमारा गलत हो गया, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में आप रेल मार्ग थोड़ी बना पाओगे। ठीक है ना, आप पहाड़ के ऊपर कहीं पे अगर जगह है तो वहाँ पे आप हवाई पट्टी बना सकते हो, ठीक, लेकिन आप रेलवे जो है उस पर नहीं चढ़ा सकते हो। तो ये वाला कथन आपका सी वाला गलत है। चौथा देखते हैं,
वायु यातायात सबसे महंगा है, ये बात तो सही है। वायु यातायात यानी कि एयर से आप एरोप्लेन से अगर आप जाते हो तो बहुत महंगा पड़ता है। तथा दुर्गम व दुरूह स्थानों तक पहुंचने के लिए एकमात्र साधन है। ठीक है ना, आप जो है बहुत दुर्गम स्थान है, दुरूह स्थान है, वहां पर भी आप जो है हवाई जहाज के माध्यम से पहुंच सकते हैं। ये वाला कथन भी हमारा क्या है, सही है। तो देखिए ए, बी और डी सही है हमारा, सी वाला कथन गलत है। तो जिस ऑप्शन में हमें ए, बी और डी मिल जाएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आइए हम ऑप्शंस देखते हैं। पहले में लिखा है केवल ए और बी, तो ए और बी तो जो है हमारा सही था, लेकिन डी भी सही था इसके साथ में। सी और डी, सी गलत है। ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में हमारा ए, बी, सी सही है। जी नहीं, सी वाला तो हमारा गलत था। ए, बी और डी हमारा सही था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमें मिल जाता है। ए, बी और डी जो है क्या है, सही है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको थियरी की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने थियरी नहीं पढ़ी है और केवल क्वेश्चन देख रहे हो तो जो है मुश्किल है आपके लिए पास करना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। आपका ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रवास विषय पढ़ाते हुए निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है प्रासंगिक समझे जाएंगे। यानी कि प्रवास विषय के बारे में पढ़ा रही है, यानी कि माइग्रेशन, आप कहाँ पे माइग्रेट करना चाहोगे, किस जगह पे जाकर के आप रहना चाहोगे, इससे संबंधित जो है ये विषय पढ़ा रही है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको कार्य के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध होगा, क्या वहाँ पे आप जाकर रहना चाहोगे, माइग्रेट होना चाहोगे वहाँ पे? जी हाँ, जाएंगे, जरूर जाएंगे। जहाँ पे स्टैंडर्ड आपका लिविंग अच्छा हो, यानी कि जीवन यापन के बेहतर तरीके वहाँ पे आपको मिले, तो वहाँ पे जाओगे? जी हाँ, वहाँ पे भी जाएंगे। और विवाह भी कई लोगों के लिए क्या होता है, माइग्रेट का जो है एक साधन होता है, माइग्रेशन का एक साधन होता है। अधिकतर लड़कियां जो है विवाह के बाद अपना घर छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाकर के रहती हैं। तो तीनों ही ऑप्शन यानी कि कथन ए, बी और सी तीनों ही सही है। तो जिसमें हमें मिल जाएगा ए, बी और सी तीनों सही है, वही हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में हमें मिल रहा है कि ऑल ए, बी एंड सी, यानी कि तीनों ही हमारे सभी ए, बी और सी तीनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो गया। 12 देखते हैं हम लोग। 12 में हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में इस्पात केंद्रों के संदर्भ में विषम है। विषम का मतलब गलत पूछ रहा है कि कौन सा जो है ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे इस्पात उत्पादन नहीं हो रहा है। ओके, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो अलीगढ़ जो है आपका इस्पात उत्पादन के लिए सही नहीं है, यानी कि यहाँ पे इस्पात का उत्पादन नहीं होता है। पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, ये आपका गलत है। तो ये गलत है। देखिए आपसे पूछा गया कि कौन सा गलत है, तो जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है, क्योंकि आपसे गलत ही पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो गया। विजयनगर कर्नाटक में भाई जो है इस्पात उत्पादन केंद्र है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में भी है। आप जानते हो कि यहाँ से जो है जापान में भी जो है ट्रांसफ़र किया जाता है इस्पात का। इसके अलावा सलेम तमिलनाडु जो क्षेत्र है ये भी इस्पात उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है, क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा विषम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या है हमारा, 13 में दे रखा है कि कथन को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए पहला कथन क्या कह रहा है, कथन ये बोल रहा है कि सेरीकल्चर जो है ये विशेष रूप से तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है सेरीकल्चर में। तो सेरीकल्चर जो है ये रेशम पालन से संबंधित है, मत्स्य पालन से संबंधित क्या है, पीसी कल्चर। अगला कथन देखिए, पीसी कल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है। तो देखिए इसका ये इसमें लिख दिया है, उसका इसमें लिख दिया है, यानी कि दोनों ही कथन क्या है हमारे गलत इसने लिख दिए हैं। ठीक है, यानी कि कथन ए वाली चीज़ बी में लिख दी है, बी वाली ए में लिख दी है। तो आपसे पूछ रहा है कि सही है कि नहीं है, तो नहीं भाई सही नहीं है, तूने गलत लिखा है। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही गलत किस वाले ऑप्शन में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें मिल जाता है कि बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है, क्योंकि हमारे दोनों ही गलत है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन होता है और पीसी कल्चर क्या होता है, मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन होता है। ओके, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, पढ़ाई के लिए। ओके, तो वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहें। इसके अलावा अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जो आपके किसी भी एग्ज़ाम की यानी कि सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद ज़रूर होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।